हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप सभी अवेयर हैं जो हमारे एसएससी जेई के एस्पिरेंट हैं कि भैया हमारा एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के एंड में होने वाला है ना। तो अक्टूबर के एंड में एग्ज़ाम होने वाला है। हमारे पास लगभग 4.5 से 5 मंथ है और इस 4.5 से 5 मंथ को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंचाना है ताकि हम लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। ठीक। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक के लिए यूट्यूब में एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग एसएससी जेई के जो पीवाईक्यूज हैं हमारे, उसको हम लोग यहाँ पे यूट्यूब में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में उसको हम लोग समझेंगे, मतलब पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक। अब इसको सॉल्व करने से क्या होगा, आपको एक तो मुझे आपको ये अप्रोच का अंदाजा होगा कि हाँ भाई क्वेश्चन आएगा तो मुझे किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक। सेकंड थिंग, मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं, मतलब एट ए गो मुझे ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को मुझे पिक और ड्रॉप करने भी आना चाहिए। तो जब हम क्वेश्चंस अपने बनाएंगे तो एट दिस उस समय मैं आपको बता दूंगा कि देखो भाई ये सब जो क्वेश्चन है ये आपको ऐसे लंबे लंबे हैं या इसमें ये दिक्कत है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करके ड्रॉप करने आना चाहिए। ठीक। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, हमारा जो कि लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं 2023 2024। ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे 2023 के पेपर से। ठीक। पहला पेपर जो हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं वो लास्ट टाइम का 9 अक्टूबर का पेपर है। ठीक है, 9 अक्टूबर 2023। 9 अक्टूबर 2023 के हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो पेपर ये सॉल्यूशन जो रहेगा टेक्निकल वाला पार्ट का सॉल्यूशन है। अगर आपको नॉन टेक पार्ट का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। ठीक है। अब ये जो है ये हमारे जो रहेंगे ना ये 3 पार्ट में रहेगा, क्योंकि एक सिंगल पार्ट में लूंगा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग सा हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक। ये 1-1.5 आवर का एक लेक्चर मैक्स टू मैक्स, और 3 लेक्चर में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ में। ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट के एजेई एग्ज़ाम की, है ना, या एसएससी जेई एग्ज़ाम की जो कि अभी होने वाला है, तो आपको चाहिए कि यार कम समय में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना रहेगा, बिकॉज कंपटीशन काफ़ी हाई है। एट द सेम टाइम एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन उसके लेवल काफ़ी चेंज होते जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक टेक्स्ट बुक आपने उठाया कि भाई मैंने जेबी गुप्ता उठाई, जेबी गुप्ता की बुक पूरी पढ़ ली है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये समय चला गया, बहुत पहले ये समय हुआ करता था। ठीक है ना। तो आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। ठीक। प्रॉपर गाइडेंस, एक बहुत ही अच्छा नोट्स, काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग आपको गेट अकेडमी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑल स्टेट एजेई का जो एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो केवल और केवल 777 रुपीज़ में फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। सिमिलरली अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसके अंदर स्टेज 1 स्टेज 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी, सभी ब्रांचेस के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल 3 ब्रांच अपने यहाँ पे एलिजिबल है एसएससी जेई में, तीनों ब्रांच के लिए हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है। इसका प्राइस भी 777 रुपीज़ है ना। बहुत ही मिनिमम सा प्राइस है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला जो ब्रांच है इसमें सिर्फ आपको एईजी का कोर्स मिलेगा, एसएससी में तो वैकेंसी होती नहीं है इसकी। ठीक है। सिमिलरली अभी हमारा जो किसका कहना चाहिए कि आरआरबी का अभी भी एग्जाम होना बचा हुआ है। ठीक है, स्टेज 2 का एक एग्जाम होना बचा हुआ है जो रिशेड्यूल हुआ है। तो आरआरबी जेई का अगर आपको प्रिपरेशन करना है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी आएगी ऐसा, मतलब बहुत सारी अटकलें लग रही है और ये सब मतलब एकदम फिक्स है कि आ ही जाएगी डेट। ठीक है ना। तो जब आएगी उस समय अगर आप तैयारी करेंगे तो काफी लेट हो चुका रहेगा, बिकॉज आरआरबी जेई का जो एग्जाम का तरीका है वो काफी डिफरेंट है। आपको पहले स्टेज में पूरा नॉन टेक्निकल देना रहता है, फिर सेकंड स्टेज में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे आपको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अपना चेंज करना रहेगा, एसएससी जेई के एग्जाम की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ठीक। तो आरआरबी जी का अगर आपको प्रिपरेशन करना है, अगर आप एक टेक्निकल के स्टूडेंट है, आपको लगता है कि नहीं मेरा टेक्निकल काफी स्ट्रॉन्ग है, आप पिछले एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल की, आपको केवल नॉन टेक में हेल्प चाहिए, तो सिर्फ CBT 1 का कोर्स ले सकते हैं एट ए रेट प्राइस ऑफ 499 रुपीज़। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं नॉन टेक्निकल का बंदा हूँ, मेरा नॉन टेक्निकल काफ़ी अच्छा है, मैं एनटीपीसी ये सीजीएल वगैरह के एग्जाम देते रहता हूँ, मुझे ना अब जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप केवल और केवल CBT 2 का अपना कोर्स ले सकते हैं एट ए प्राइस ऑफ ओनली 499 रुपीज़। ठीक है। लेकिन आपको अगर कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, CBT 1 CBT 2 हर चीज़ आपको जानना है, हर चीज़ आपको पढ़नी है, तो आपके लिए है CBT 1 प्लस CBT 2 का कोर्स हमारा एट ए प्राइस ऑफ 777 रुपीज़। ठीक है। कौन कौन से ब्रांचेस के लिए है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल होते हैं बहुत सारे ब्रांच में, SNT के बहुत सारे पोस्ट रहती है यहाँ पे। ठीक है। और वो बाकी सभी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी कुछ कुछ पोस्ट में वो लोग एलिजिबल होते हैं। सिमिलरली मैकेनिकल वाले भी इलेक्ट्रिकल के पोस्ट में एलिजिबल होते हैं, तो अब चलते रहता है वहाँ, है ना। सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये आपके लिए
इन इन ब्रांचेस के एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि एसएससी जेई की जो वैकेंसी आ चुकी है, मतलब आपका एग्जाम होने का डेट मालूम चल चुका है, ठीक है ना। तो एसएससी जेई में आप जान रहे हैं कि स्टेज 1 में आपका 50 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सिर्फ रीजनिंग के रहते हैं। 50 क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, जिसके अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, और बाकी 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल रहते हैं, है ना। तो ये जो 50 क्वेश्चंस हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, इस 50 क्वेश्चंस में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं 45 48 तक आप स्कोर कर सकते हो। वही चीज़ अगर आप सोचोगे कि मैं जनरल अवेयरनेस में कर पाऊँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा वहाँ पे, ठीक। तो जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास मतलब ये सुविधा है कि आप यहाँ पे ज़्यादा नंबर ला सकते हो, तो वहाँ पे आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए आपके पास क्या है, हम लोग ने एक ई बुक लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर आपको प्रीवियस जितने भी अपने एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, एसएससी जेई के आए हुए क्वेश्चन हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, वो यहाँ पे कंपाइल्ड वे में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है यार पिछला प्रीवियस ईयर यहाँ पढ़ना, बिकॉज आप एसएससी के कितने भी जो भी है प्रीवियस के पेपर देख लो, यहाँ पे जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो पैटर्न है वो लगभग सेम ही आता है, तो सेम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, केवल 222 रुपीज इंक्लूड प्लस जीएसटी, इसके साथ जीएसटी लगनी है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट है हमारे, उनके लिए भी हमारे पास है एसएससी जेई का इलेक्ट्रिकल का ई बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं हमारे 2007 से लेके अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं, टेक्निकल वाले पार्ट की मैं बात करूं, तो उसका ई बुक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है केवल 222 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से अवेल करनी है, आपको जानी है यहाँ प्ले स्टोर में जाएंगे, गेट अकेडमी की ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाकर के आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो मैंने आपको यहाँ बताए उस पर एनरोल कर सकते हैं। और एट लास्ट अभी यूपीपीसीएल जेई है ना, काफ़ी टाइम से आया नहीं है, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन होगी, ये सब चीज़ें होंगी। बट अब यूपीपीसीएल जेई का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सभी जेई एग्जाम से, है ना। क्वेश्चंस पूछने के तरीके भी डिफरेंट है, ठीक है। हिंदी वगैरह भी इसमें आता है, ठीक। और डिप्लोमा के एस्पिरेंट्स ही केवल एलिजिबल है ना। तो जो जो फाइट है वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम हो जाती है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा यूपीपीसीएल मतलब में जेई बनने का। तो वो अपॉर्चुनिटी जब तक आपके पास पहुंचेगी कि भाई अब नोटिफिकेशन आ गया, अब आपका एग्जाम तैयारी आप चालू कर लो, इतने दिन में एग्जाम है, उससे बेटर है कि आप तैयारी आज से शुरू कर दे। बिकॉज अगर आप इसका प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करेंगे तो केवल और केवल सिर्फ यूपीपीसीएल जेई की तैयारी नहीं करेंगे आप, उसके साथ में और भी डिफरेंट बहुत सारे जो भी जेई के एग्जाम हो रहे हैं उसकी भी प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी, है ना। हाँ, ऑल्दो आप इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा रहती है, पीएलसी स्काडा वगैरह, हिंदी वगैरह, ये सब चीज़ों को भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छा कोर्स है हमारा, 999 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी के प्राइस में है, ठीक है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थे अपना एसएससी जेई की पीवाईक्यू की बात कर रहा था मैं। 9 ऑफ अक्टूबर 2023 का पेपर है, और हम लोग शुरुआत करेंगे आज, हम लोग लगभग करेंगे 30 क्वेश्चन के करीब, ठीक है। ये ठीक है, वाइट बैकग्राउंड इशू तो नहीं कर रहा है, चलिए कोई नहीं, ठीक। अब पेपर जो है क्योंकि अलग अलग रहते हैं, मतलब पेपर क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, ऑप्शन भी बहुत सारे जम्बल्ड रहते हैं इधर उधर, है ना। तो उसके मत सोचिएगा कि हमारे पेपर में ये पहला था, ये यहाँ था, ऐसा था वैसा था। हम लोग अभी शुरुआत करते हैं अपने पेपर की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, द वेवलेंथ ऑफ ए सोडियम वेपर लैंप इज। साथ ही साथ आप ये भी सोचते जाइएगा, देखते जाइएगा कि कौन से पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। दूसरों के एनालिसिस पे आप भरोसा मत कीजिए, अपनी भी खुद की एनालिसिस आप कर सकते हैं। कुछ बढ़िया सा कलर ले लेते हैं यार, रेड वाइट डार्क, ठीक। द वेवलेंथ ऑफ अ सोडियम वेपर लैंप इज, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आया यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन से सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप। अब मैं कुछ कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी छोड़ूंगा क्योंकि आपको भी मेहनत करनी है और वो चीज़ों को जाननी है, जो चीज़ें जरूरी लगेगी वो मैं आपको बताते जाऊँगा। पहला चीज़, बहुत ही सिंपल चीज़, इसकी एफिशिएंसी क्या है ये आपको पता करना है, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल क्या है ये आपको पता करना है। ये दो चीज़ आप अपने तरीके से आप अपना जानिए और इसको आप नोट कीजिए,
ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है वेवलेंथ पूछ रहा है, और ये जो क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन है, ये इस पे आप कोई भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो, ये मतलब कहना चाहिए कि आपका ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोडियम वेपर लैंप का जो वेवलेंथ होता है ये 589 नैनोमीटर होता है। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप में दिख नहीं रहा है क्या साफ साफ, कैसे किया जाए यार, कलर चेंज कर लेता हूँ भाई। ठीक, सोडियम वेपर लैंप जो है उसका क्या है, वेवलेंथ जो है 589 नैनोमीटर है। ठीक, ये चीज हो गई। दूसरी बात ये, जब हम लोग सोडियम वेपर लैंप को स्टार्ट करते हैं तो एट द स्टार्ट सोडियम वेपर लैंप का जो कलर रहता है ना, एट स्टार्टिंग जैसे ही आप उसको स्टार्ट करोगे तो एट स्टार्टिंग इसका जो कलर रहता है ये क्या रहता है, पिंक रहता है, पिंक या आप रेड कह सकते हो। और जब ये फुल्ली ग्लो हो जाता है कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, ये क्या आपको दिखेगा, जो इसका कन्वेंशनल जो हम लोग कलर जानते हैं, येलो कलर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आफ्टर सम टाइम येलो एंड एट द स्टार्टिंग पिंक, और जिसका कलर है वो क्या है, येलो। ठीक, आपको क्या करना है, आपको पता करनी है भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है और दूसरा इसका लाइफ साइकिल कितना होता है। तो तीसरी चीज आप ये भी जान सकते हो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, या एप्लीकेशन कहाँ हुआ करता था। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन इसका बेसिकली कहाँ पे होता था, जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह थी वहां पे हम लोग इसका यूज करते थे। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं अब आगे, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ प्लेसिंग फील्ड वाइंडिंग ऑन अ स्टेशनरी रोटर। तो हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं। उसमें कह रहा है कि हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, कि एक होती है हमारी क्या, आर्मेचर वाइंडिंग, एक होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग। इसका कहना है व्हाट इज द रीजन ऑफ प्लेसिंग फील्ड वाइंडिंग ऑन स्टेशनरी रोटर, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको आप स्टेशनरी रोटर में क्यों प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो क्यों, क्या रीजन है उसको प्रोवाइड करने का। पहला क्या ऑप्शन कह रहा है आपसे कि स्टेटर इज एसोसिएटेड विथ मोर पावर। ठीक, सेकंड कह रहा है फील्ड सर्किट पोजेसेस लेस पावर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्टेटर इज एसोसिएटेड विथ मोर करंट, एंड द लास्ट वन इज इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज इज मेड इजी ऑन स्टेटर रेदर देन रोटर। तो देखो, क्योंकि हमारा यहाँ पे हम लोग स्टेटर की बात कर रहे हैं, जो स्टेशनरी पार्ट रहेगा उसके अंदर आपको ना जो इंसुलेशन प्रोवाइड करना काफी इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू अ रोटेटिंग और मूविंग पार्ट। इस वजह से यही हमारा एक रीजन है जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को स्टेशनरी रोटर पे प्रोवाइड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, a voltage of 230 at an angle 60 degree is applied to a current offering an impedance of find the expression for the current flowing through the circuit in polar form। बट इम्पिडेंस तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा ही नहीं है यार, इम्पिडेंस छूट गया है। जस्ट मिनट में देख लेता हूँ ना। Because 10 + 10J पीपीटी में छूट गया है, इम्पिडेंस ऑफ 10 + 10J ओम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया बेसिक इलेक्ट्रिकल अपने नेटवर्क वाले पार्ट से। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में चाहिए, हमारे पास एक ऑलरेडी क्या है, पोलर फॉर्म में है, दूसरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोलर से, अगर रेक्टेंगुलर से हम लोग को पोलर में कन्वर्ट करना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है उसका, जैसे मैं लिखना चाहूँ 10 + 10J, 10 + 10J, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा √√A² + B²
10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर एट एन एंगल tan इनवर्स, ये अगर a है ये अगर b है तो ये होता है b बाई ए, ठीक है ना। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन आता है कि a बाई बी है या b बाई ए है, तो ये 10/10 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 45 होता है, ठीक है। 100 प्लस 100 200, 200 का 10√2 एट एन एंगल 45 डिग्री, ये आएगा आपका क्या, ये है हमारा इम्पिडेंस, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे करंट चाहिए, तो करंट क्या होती है भाई, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 230 एट एन एंगल 60, और ये कितना है हमारे पास, ये आया 10√2 एट एन एंगल 45, ठीक। तो सॉल्व करेंगे, 230 23/√2 एट एन एंगल, देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो होता है ना वो हमारे इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में इजीली होता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो होता है वो हमारा किसमें इजीली होता है, वो हमारा पोलर फॉर्म में होता है। तो आपको जब भी अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है तो आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्म का। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, जैसे कि यहाँ पे डिवीजन है, इस वजह से हमको ये चाहिए किसमें, पोलर फॉर्म में, ठीक। तो ये हो जाता है 60 माइनस 45, ये आ रहा है, ठीक। एट एन एंगल 15 किसमें है क्या, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये हो गया, मैं यहीं से आंसर ला लिया, इसको बिना सॉल्व किए मैंने देख लिया कि 60 माइनस 45 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। और 15 क्या है, देखो वोल्टेज 60 डिग्री पे है, करंट पीछे है, तो वोल्टेज इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग, मतलब ये लैगिंग आंसर आएगा हमारा, ठीक है। लैगिंग आंसर आएगा, लैगिंग आंसर आएगा, प्लस मुझे एंगल मालूम चल गया, एंगल कितना है 15 डिग्री, ठीक। तो मुझे ना इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया और अपना समय बर्बाद नहीं किया, मैंने स्मार्टली क्या कर लिया, बोल दिया भाई आंसर ऑप्शन नंबर ए है। समझ आ रही बात। अगर वही कोई रहेगा, नया बंदा रहेगा, पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, उतना इमेच्योर होगा, एग्जाम देने का उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो इसको भी सॉल्व करने लग जाएगा, सोचेगा कि यार 23/√2, √2 का वैल्यू 1.414, उसको डिवाइड करने लग जाएंगे, समय वेस्ट होगा, ठीक है ना। ये चीज अपने को नहीं करनी है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से मालूम चल गया एट एन एंगल 15 आएगा, और ये 60 है, ये 45 है, मतलब ये लैग कर रहा है, मतलब 15 डिग्री लैगिंग, और आंसर तो 16.3 ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, थ्योरम्स के बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, टेलीगेंस थ्योरम, सब चीजें आपको देखनी है ना। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पांस एंड एक्साइटेशन रिमेन्स द सेम, प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं करता यार यहाँ पे, है ना। द डिफरेंस बिटवीन रिस्पांस एंड एक्साइटेशन रिमेन्स द सेम, ये भी गलत है। द सम ऑफ रिस्पांस एंड एक्साइटेशन रिमेन्स द सेम, तो 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रिस्पांस टू द एक्साइटेशन रिमेन्स द सेम, यही रेसिप्रोसिटी थ्योरम का अपना स्टेटमेंट है, ठीक। इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम में और हमको जानने वाली बात क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम में और हमको जानने वाली बात यह है कि ये सिंगल सोर्स पे काम करता है। इसका ड्रॉबैक बोल सकते हो आप कि सिंगल सोर्स पे ही काम करेगा। किस पे काम करेगा भाई, जब तक इसके अंदर सिंगल सोर्स है, ये इसका ड्रॉबैक है ना, जब तक एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल सोर्स नेटवर्क, ठीक। दूसरा क्या है ये, और क्या इसका इशू है, एक और इशू इसका ये आता है कि ये केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्स पे ही काम करेगा, इंडिपेंडेंट सोर्स पे ही काम करेगा। तो पहला चीज भाई सिंगल सोर्स होना चाहिए, एक से ज्यादा सोर्स नहीं हो सकते हैं, और एक से ज्यादा सोर्स है तो नहीं हो पाएगा ये चीज, है ना। और एप्लीकेबल ओनली टू द सर्किट कंटेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर वर्क नहीं करता है, क्लियर। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया। सिमिलरली आपको टेलीगेंस के लिए भी जानना है, और हमारे पास जो सुपरपोजिशन हो गया, नॉर्टन हो गया, थेवेनिन हो गया, कौन यूनिलैटरल कौन बाइलैटरल, ये सब चीजों को भी आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो थ्योरम से क्वेश्चन आ रहा है, और थ्योरम इंपॉर्टेंट है ना। विदाउट थ्योरम आप अपने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक। और थ्योरम से ऐसे क्वेश्चन भी बनते ही है, क्लियर है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट वोल्टेज रेंज ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। ठीक है भाई, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का क्या है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है हम लोग ने उसको आइडेंटिफाई किया है या शॉर्ट आउट किया है। एक होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, एक होता है हमारे पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, है ना। शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमारी क्या होती है,
0 से 20 केवी तक की जो लाइन है वो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंडर आती है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारी 20 केवी से अबव एंड अप टू 100 केवी की जो लाइन होती है वो हमारी क्या है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। एंड ग्रेटर देन 100 किलोमीटर 100 किलोवोल्ट जो है वो हमारी किसमें आती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आती है। तो ये शॉर्ट हुआ, ये मीडियम हुआ, ये लॉन्ग हुआ। इसको क्लासिफाई करने का एक और तरीका था हमारे पास, क्या, पहले तो हम लोग ने इसको क्या बोलते हैं, इसके वोल्टेज रेंज के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। दूसरा आप इसको ये कह सकते हो कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है ये 0 से 80 किलोमीटर तक है। जो ट्रांसमिशन लाइन 0 से 80 किलोमीटर तक होती है उसको हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन 80 से 200 किलोमीटर तक है, 80 से 200 किलोमीटर, वो हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। और अबव या ग्रेटर देन 200 किलोमीटर जो है वो हमारी क्या होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। ठीक है। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग नहीं लेते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारी, उसके अंदर हम लोग जो पाई नेटवर्क बनाते हैं, है ना, टी पाई। ठीक। सिमिलरली जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर कौन सा पैरामीटर लिया जाता है, किसको हम लोग इग्नोर करते हैं, किसको लेते हैं, ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी, है ना। उस पर बेस्ड क्वेश्चन है आगे, इस वजह से मैं आपको हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट उतनी मैंने आपको बता दी। इस हिसाब से आंसर क्या बन जाएगा हमारे, इस हिसाब से आंसर क्या बन जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 20 से 100। ये तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ शेल टाइप ट्रांसफार्मर ओवर कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, तो एक शेल टाइप होती है, एक कोर टाइप होती है। ठीक है। तो क्या इसमें से एडवांटेज नहीं है शेल टाइप का कोर टाइप के ऊपर। ठीक, पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कोर टाइप और शेल टाइप है क्या। कोर टाइप एंड शेल टाइप। ठीक, दिखता नहीं है। ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, दो लिम्ब होते हैं, टू लिम्ब टू योक। वहीं पे ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो रहता है उसमें क्या रहता है, तीन लिम्ब होता है और दो योक होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, किसमें कितने लिम्ब कितने योक। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा ये है, ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है इसके अंदर, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। यहां पे होती है सैंडविच वाइंडिंग। सैंडविच वाइंडिंग। ठीक है। ये है, इसके अंदर जो रहता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहता है, ये होता है हमारी लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और इसमें क्या रहती है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है वो क्या रहती है, हाई रहती है, क्योंकि सैंडविच वाइंडिंग है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई है। ठीक, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है शेल टाइप का। तो रिड्यूस लॉस, इसके अंदर लॉस कम होता है, जो यहाँ पे नहीं है उसके बारे में मैं बता रहा था। तो इसके अंदर जो लॉसेस रहते हैं वो कम रहते हैं, किसके अंदर, हमारे शेल टाइप के अंदर। लेस कॉपर रिक्वायरमेंट, देखो कॉपर की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसी वजह से यहाँ पे कॉपर लॉस कम होता है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है, ये एकदम बढ़िया, ये इसका अच्छा एडवांटेज है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैंने आपको बताया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो लास्ट क्या बचा, इजी मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस का काम, अगर आप सैंडविच वाइंडिंग कर रहे हो, जिसमें साइड अगर आप शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो तो उसके अंदर सैंडविच वाइंडिंग होगी, वहां पे जो रहेगी सैंडविच वाइंडिंग या इंटरल्यूड वाइंडिंग, उसमें जो रहेगा मेंटेनेंस का काम इजीली नहीं हो पाता है एज कंपेयर टू योर कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दैट इज इजी मेंटेनेंस। ठीक है। फिर आप जब पढ़ेंगे ना, वाइंडिंग जब हम लोग करते हैं तो कोर के पास में लो वोल्टेज वाइंडिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग होनी चाहिए। ठीक, देन जब हम लोग ये सैंडविच वाइंडिंग की बात करेंगे तो सबसे जो बाहरी वाले, जो सबसे ऊपर वाली जो वाइंडिंग रहेगी उसका कितना इंसुलेशन लेवल रहता है, वो एचवी रहती है, एलवी रहती है, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन बिलो द करंट आई इन द सर्किट इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा गोल घुमा दिए करंट को। ठीक, एंटर किया, +30 -20
प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 10, उधर जाएगा माइनस। ठीक, तो आई इज इक्वल टू -1 एम्पियर है आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी तक देखे होंगे हम लोग ने 7 क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था फर्स्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ के, बिकॉज फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक स्टैटिक मतलब कहना चाहिए कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। आपको उसका वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं मालूम है तो कुछ नहीं कर सकते आप। उसके अलावा हम लोग ने अभी तक क्वेश्चन जो सॉल्व किया, ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए इजी थे, हम लोग उसको तुरंत तुरंत कर लिए, बिकॉज सब चीज़ें हमारे जो कहना चाहिए कि नोट्स में या बेसिक्स में कवर हो जाती है ना। अगर कोई बंदा शुरुआत करता है एग्जाम का और उसका एग्जाम शुरुआत होते साथ ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जो उससे सॉल्व हो जाए, तो उसका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हो जाता है, और वो ना आगे के पेपर जो रहेगा उसको काफी अच्छे तरीके से टैकल कर पाएगा, उसको काफी अच्छे तरीके से दे पाएगा। कोई बच्चा शुरुआत किया पेपर और उसका पेपर क्योंकि जम्बल्ड रहते हैं क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं कि जैसा आप कर रहा है सबका सेम 7वां क्वेश्चन सबका सेम होगा। जम्बल्ड जिसके क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही 10 क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। आप 10 क्वेश्चन बनाए, आपने 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन बना लिए, तो आपको एक दिमाग में कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं 10 में से 9 बना ले रहा हूँ, मतलब पेपर अच्छा है, मेरे लेवल के हिसाब से मैं अपना तैयारी अच्छा किया हूँ, मैं एक पेपर को निकाल लूंगा। वहीं आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसका वही पेपर है, सेम चीज़ है, सेम एग्जाम का लेवल है, लेकिन उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में से वो 10 में से केवल 5 बना पाता है ना, तो उसको बहुत एग्जाम में प्रेशर आ जाता है और आगे की चीज़ों को वो हड़बड़ी हड़बड़ी से करने लगेगा और वहीं पर उससे मिस्टेक होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, सोचना नहीं है ये चीज़ का कि पेपर शुरुआत के मेरे 10-20 क्वेश्चन में अगर नहीं बन रहे हैं तो डरेंगे नहीं, क्योंकि आगे आपके ईजी क्वेश्चन होंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, which of the following is not a type of tender depending on the type of depending on the type of contract। ठीक है, इस बार जो थे ना, जो अपने क्वेश्चंस थे वो टेंडर वगैरह से भी पूछे गए थे काफी ज्यादा। ठीक, तो कौन सा टाइप का इसमें टेंडर नहीं है, तो देखो रेट टेंडर तो होता है, आइटम रेट टेंडर। ठीक, रेट टेंडर का मतलब क्या है, रेट टेंडर का मतलब है कि जो आपकी जो एस्टिमेट की कॉस्ट है, उस एस्टिमेट की कॉस्ट पे जो भी पार्टी या टेंडरर, टेंडरर कहते हैं जो उस पर पार्टिसिपेट करता है, टेंडरर को लो कह लो, उसको कॉन्ट्रैक्टर कह लो, पार्टी कह लो, तो जो पार्टी उस पर बिड करता है वो उस क्या करता है, जो आपका एस्टिमेट रहता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसके ऊपर परसेंटेज अबव या परसेंटेज बिलो कोट करेगा, परसेंटेज अबव या परसेंटेज बिलो कोट करते हैं हर एक आइटम के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइटम रेट टेंडर कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है अपना सेकंड, ये कह रहा है लमसम टेंडर। तो लमसम टेंडर होता है क्या, हाँ, लमसम टेंडर क्या होता है, आप हर एक आइटम हर एक मटेरियल के लिए कोट नहीं करोगे, आप ओवरऑल बोल दोगे कि भाई हाँ ये देखो यार ₹1,00,000 का टेंडर का वर्क है, मैं इसको 1,20,000 में करूंगा। ठीक, आपने हर एक आइटम के लिए नहीं कहा कि भाई मैं ये आइटम को 20% अब ले रहा हूँ, ये आइटम को 10% बिलो ले रहा हूँ, ऐसा नहीं, एक मोटा मोटा हिसाब, भैया इतने का टेंडर था मैं इतने में कर दूंगा। ठीक है, ये होता है हमारा लमसम टेंडर। ठीक है, परसेंटेज रेट टेंडर, परसेंटेज रेट टेंडर भी कुछ यही मान लो आप कि एस्टिमेटेड जो कॉस्ट रहेगा उसके कितना अबव या उससे कितना परसेंट बिलो। ये सेलेक्टेड टेंडर जो है ये कोई टाइप का ऑफ टेंडर नहीं होता। तो यहाँ से हमसे जो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेंडर, तो सेलेक्टेड टेंडर इज नॉट अ टाइप ऑफ टेंडर। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट आई, भाई मुझे ये इस करंट आई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ये। ठीक, अपने पास क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे केसीएल लगा देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज V, मैं इन दोनों को आउटगोइंग मान ले रहा हूँ, इसको इनकमिंग मान ले रहा हूँ, तो ये V-12 अपॉन 1 प्लस ये भी आउटगोइंग है तो ये हो जाएगा V-0/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2V-24 प्लस V इज इक्वल टू 6, ये सॉल्व किया 3V
ये इधर जाएगा -24 प्लस 24 हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा 30। v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 10। v 10 हो गया, मुझे ये निकालना है ना। तो 10 -12 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ रहा है -2 एम्पियर। है क्या? बिल्कुल है यार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हर बार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं सोचना है कि भाई लास्ट टाइम पूछ दिया था तो इस बार नहीं पूछेगा, या इतने सालों से पूछते आ रहा है तो इस बार नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता, हर बार एग्जाम में आता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड इन मेकिंग द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ये तो एकदम सिंपल, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि कौन से टाइप का हम लोग कोर यूज करते हैं, कौन से मटेरियल का कोर यूज करते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर की बात करो, चाहे आप कोई भी और मशीन बना रहे हो उसके अंदर भी। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील क्या चीज है भैया? सिलिकॉन स्टील होता है हमारे जो नॉर्मल स्टील है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, CRGO स्टील यूज किया जाता है। ठीक, अब ये जो हमारा सिलिकॉन स्टील है, इसके अंदर सिलिकॉन का परसेंटेज कितना रहता है? तो 2% से लेकर के अप टू 5% तक हम लोग इसमें सिलिकॉन ऐड करते हैं। ठीक, इससे होता क्या है, 2% से 5% सिलिकॉन ऐड करने से हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो काफी कम हो जाता है, काफी मतलब एक अच्छा अमाउंट में कम हो जाता है। ठीक, तो इससे हमारी लॉसेस रिड्यूस होती है। एडी करंट लॉस रोकने के लिए तो हम लोग ने क्या कर दिया, लैमिनेशन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस सिलिकॉन स्टील, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो आपकी आयरन लॉस रिड्यूस हो जाती है इससे। ठीक है ना, आयरन लॉस जो हो रहा था वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, जब इतना अच्छा है ये, अब अगर आपका आयरन लॉस रिड्यूस कर दे रहा है तो आप क्यों नहीं यार इसको 5% से बढ़ा 10% कर दे रहे हो, अपना पूरा ही आयरन लॉस खत्म कर दें। तो दिक्कत ये है कि जितना आप सिलिकॉन अगर इससे एक्स्ट्रा डाल दोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब क्या? ब्रिटल मतलब जैसे कि हमारी जो ईंट रहती है, हम लोग ईंट बनाते हैं ना, ईंट का स्ट्रेंथ तो काफी अच्छा रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, ब्रिटल रहता है। अगर ज्यादा कोई ईंट पक जाती है तो क्या हो जाती है, बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो वही चीज, वही हश्र होगा हमारे किसका, ट्रांसफार्मर के कोर का। ठीक है, तो हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। ठीक, हाई कार्बन स्टील कहाँ यूज होता है? हाई कार्बन स्टील वो लेथ वगैरह में ना हम लोग वहाँ यूज करते हैं इसका। ठीक, ये सब जो पॉइंट्स है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2% 5 से लेकर 5% आयरन लॉस रिड्यूस हो जाएगा इसका, सिलिकॉन स्टील डालने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस 10 फैराड एंड 40 फैराड कैपेसिटर्स आर। ठीक है, हम लोग को इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है और इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है ये फाइंड आउट करना है। अब एट ए ग्लांस अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं इसको अभी के लिए स्किप कर दूं क्या? ठीक, क्वेश्चन पढ़ते साथ थोड़ा लग रहा है अजीब सा, बिकॉज अगर रेजिस्टेंस हो तो 2 मिनट की बात ही तुरंत तुरंत सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है अपना, है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम लोग को यहाँ ये देखना है कि भाई ये थोड़ा सा अजीब सा नजर आ रहा है, इसको छोड़ दूं क्या? तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है, देखो पहले तो मैं ये C1 और C2 को देखता हूँ। C1 और C2 किस में है, पैरेलल में है। जब C1 और C2 पैरेलल में आपको दिख रहा है ना, 3 फैराड, ये 5 फैराड लिखा है, ये 3 फैराड लिखा है, ये 10 और ये 40 है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो C1 C2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्योंकि वो पैरेलल में है तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, और ये जो इक्विवेलेंट यहाँ का जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, 8 फैराड आएगा। ठीक है यार, बहुत बढ़िया, ये भाई हाँ। ठीक, फिर मेरे को ना इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लेना, ताकि मैं क्या कर सकूँ, फिर वो डिवाइड कर सकूँ, वोल्टेज डिवाइडर लगाऊंगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज आएगा उसमें फिर से लगा दूंगा वोल्टेज डिवाइडर। ये C3 और C4 आपस में सीरीज में है, तो मुझे सब इसमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुझे इसको C4 पैरेलल में C3 है, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40 दैट इज 50। ये हो जाएगा 2, ये 8, ये क्या आ गया, ये भी 8 फैराड, ये भी 8 फैराड। इसका मतलब है कि आप 10 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 8 फैराड इसके अक्रॉस होगा, ये पूरे के अक्रॉस, और 8 फैराड इस पूरे के अक्रॉस होगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ,
मैं सिर्फ ये ले लिया, अब मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरे पास एक क्या है, ये कैपेसिटर है, दूसरा ये कैपेसिटर है, ठीक, और इस पूरे के क्रॉस मेरे पास क्या है, 10 है ना, तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा। इस पूरे के क्रॉस मेरे पास क्या है, 5 वोल्ट है। इसका कैपेसिटेंस 10 फैराड है, इसका कैपेसिटेंस 40 फैराड है। अब मुझे निकालना है किसका 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 निकालना बोल रहे हो भाई, 10 फैराड एंड 40 फैराड। ठीक है, पहले 10 फैराड का निकालते हैं। 10 फैराड का कैसे निकलेगा, अक्रॉस 10 फैराड क्या है, C4, तो वोल्टेज अक्रॉस C4 इज इक्वल टू, वो टोटल वोल्टेज क्या है 5 है, इनटू C4 का निकालना है खुद का, इसमें लेंगे क्योंकि इसका जो वो है वो चेंज हो जाता है ना, फॉर्मूला है रेजिस्टेंस से थोड़ा उल्टा हो जाता है। 40 और ये टोटल 50, कितना आया 1 वोल्ट, 5 10 50 और ये 1 वोल्ट। ठीक, बाकी जो बचा 4 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, तो 1 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, 1 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, 10 फैराड के क्रॉस 1 वोल्ट और 40 फैराड के क्रॉस 4 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चन दिखेंगे, थोड़ा सावधानी बरतना, क्योंकि होता क्या है हड़बड़ी में हम लोग ये सब गलती कर देते हैं। जैसे कि ये गलती तो नहीं होगी, मैं मानता हूँ कि सी ये आप पैरेलली सॉल्व कर लोगे, बट यहाँ पे जब ये आप वोल्टेज डिवाइडर लगाओगे तब आप मिस्टेक कर सकते हो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। क्लियर, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इन ए हॉरिजॉन्टल माउंटेड MI इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। हॉरिजॉन्टली माउंट कर रहे हो आप, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली माउंट कर रहे हो, ठीक, वर्टिकली आप माउंट कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टली माउंट कर सकते हो। तो कौन से टाइप का मैं MI इंस्ट्रूमेंट है, तो कौन से टाइप का मैं कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करूंगा। जस्ट अ मिनट यार, इसके मैसेज आ रहे हैं। हमारे पास क्या है, दो टाइप का कंट्रोल होता है हमारे पास, दो टाइप का कंट्रोल है। पहला क्या है हमारे पास, ये भैया स्प्रिंग कंट्रोल, फर्स्ट वी हैव स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है ग्रेविटी कंट्रोल, देन वी हैव ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल है, दूसरा कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग यूज करेंगे यहाँ, ठीक। ग्रेविटी कंट्रोल के साथ इशू ये है कि ग्रेविटी कंट्रोल को हम लोग किसमें, केवल वर्टिकली आप यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, ओनली वर्टिकली, वर्टिकली आप यूज कर पाओगे इसको, आप हॉरिजॉन्टली यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके पास एडवांटेज ये है कि ये क्या है, इसके टाइम के साथ इसमें कोई फटीग नहीं आता ना, ये टेम्परेचर से क्या होता है, कोई भी तरीके से इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, वही टेम्परेचर वेरिएशन से इसमें इफेक्ट आएगा, या तो स्प्रिंग की कॉइल और ज़्यादा मतलब टाइट हो जाएगी या तो लूज हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ें, ये प्रॉब्लम ग्रेविटी कंट्रोल में नहीं आता, एजिंग इफेक्ट नहीं आती, एजिंग इफेक्ट स्प्रिंग कंट्रोल में आती है। स्प्रिंग कंट्रोल का बस एक फायदा है कि आप उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी के साथ ये ड्रॉबैक है ना, ठीक। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल हैज डैश रिटेंटिविटी। देखिए हमारे पास दो टाइप के मैग्नेट होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है क्या, परमानेंट मैग्नेट, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल और ये परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है हमारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, रिटेंटिविटी। तो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो रिटेंटिविटी होती है वो होती है हाई, हाई रिटेंटिविटी, ठीक है, हाई रिटेंटिविटी, ठीक है। इसके अंदर क्या रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर लो रिटेंटिविटी, ठीक है, रिटेंटिविटी इसके अंदर कम रहती है। इसका जो परमानेंट मैग्नेट का अगर मैं क्या बनाऊंगा, BH कर्व बनाऊंगा, BH कर्व बनाऊंगा, तो BH कर्व का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, लार्ज एरिया, ठीक है।
और वहीं पे अगर मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का बीएच कर्व बनाऊं तो मैं चाहूंगा कि एकदम पतले से पतला हो, मतलब जब बनाते हैं ना बीएच कर्व। ठीक, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो चाहेगा भाई कि मेरा बीएच कर्व कुछ इसी टाइप का है, इसी में नहीं पड़ जाए, लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट का बीएच कर्व काफी चौड़ा काफी मोटा रहता है, ठीक है ना, उसका एरिया ज्यादा रहता है। तो आंसर हो गया हमारा हाई, आंसर हो गया हमारा हाई रिटेंटिविटी। परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, जो मटेरियल हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, है ना, वो कौन सा मटेरियल है, वो मटेरियल है अल्निको। ठीक, अल्निको एक टाइप का क्या है, एलॉय है, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट से मिलके बना है। तो इसके नाम में ही वो चीज छुपा है, एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट। ठीक, अब आपका जिम्मेदारी क्या है, आपका एक दूसरा होमवर्क ये हो गया, आपकी जिम्मेदारी है कि कितना कितने परसेंटेज में, परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लेना भाई सो कंसंट्रेशन लिख ही नहीं रहना है, मैं जो लिखूँ। परसेंटेज कंसंट्रेशन किसका कितना है, ठीक है। ये केवल और केवल आपका यहाँ यूज नहीं आएगा, ये जो अल्निको वाला पार्ट है ना, ये आपका उसका भी पार्ट है, किसका, जब आप अपना केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर भी आता है मटेरियल, वहाँ पे भी आपका ये पार्ट है। तो चाहे आप यहाँ पढ़ो चाहे आप वहाँ पढ़ो, उसके अंदर बहुत सारे अल्निको के पास और भी बहुत सारी चीज़ आप पढ़ोगे, ब्रॉन्ज पढ़ोगे, ब्रास पढ़ोगे, है ना, गन मेटल पढ़ोगे, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी होंगी कवर। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑल्टरनेटर। ठीक है, स्टेशनरी आर्मेचर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्टेशनरी आर्मेचर, स्टेशनरी आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर, अगर मैं एक इंडक्शन मोटर की बात करूं, अगर मैं एक डीसी मोटर की बात करूं, तो जो हमारा आर्मेचर की जो वाइंडिंग रहती है वो किस में रहती है, जो उसमें रोटर में रहती है। लेकिन सिंक्रोनस मशीन के अंदर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने देखा कि भाई आर्मेचर को ना क्या कर सकते हो, आर्मेचर आपको तो सिर्फ दो वाइंडिंग चाहिए, दोनों के बीच में वो चाहिए, थीटा डिफरेंस चाहिए। ठीक, तो हम लोग ने क्या किया ना, आर्मेचर को स्टेशनरी रख दिया, और जो फील्ड वाइंडिंग थी, जो फील्ड वाइंडिंग थी ना, इस फील्ड वाइंडिंग को किस में लगा दिया, रोटर पे लगा दिया। ठीक, अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा ये होता है कि पहली बात तो ये फील्ड वाइंडिंग हम लोग यहाँ पे कैसी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग डीसी प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, डीसी। ठीक, तो डीसी प्रोवाइड करते हैं, आर्मेचर में जो करंट होती है वो क्या फ्लो होती है, एसी करंट होती है। ठीक, डीसी करंट प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे रोटर में केवल और केवल दो स्लिप रिंग, दो ब्रश की जरूरत पड़ेगी, और मैं इसको क्या कर दूंगा, इसके साथ कनेक्ट कर। ठीक है ना, अब मुझे केवल डीसी प्रोवाइड करना है किसको, रोटर को, तो दो स्लिप रिंग से काम हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर मेरा आर्मेचर कॉइल रहता है रोटर पे, तो वहां से मुझे, क्योंकि मुझे आउटपुट तो आर्मेचर से मिलेगा, तो मैं वहां से अगर अपना आउटपुट लेने जाऊंगा तो मुझे वहां पे नंबर ऑफ स्लिप रिंग ज्यादा लगेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं स्टेशनरी आर्मेचर रखता हूं तो मैं जो आउटपुट है, सॉरी, आउटपुट जो है वो मैं आउटपुट बहुत ही इजीली निकाल सकता हूं, वहां टर्मिनल लगे रहेंगे, टर्मिनल से मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरे कुछ एडवांटेजेस होते हैं इसके। तो हम लोग देख लेते हैं भाई इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। द आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी ब्रेस्ड बेटर मैकेनिकली अगेंस्ट द हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है द आउटपुट करंट कैन बी इजिली टेकन फ्रॉम द रोटर वाइंडिंग। मैंने आपको जस्ट बताया कि आउटपुट करंट आप बहुत आसानी से निकाल से ले सकते हो। द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द रोटर फील्ड ऑल्टरनेटर आर नॉट सब्जेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक, द रोटेटिंग फील्ड टाइप आर्मेचर हैज स्मॉलर साइज देन रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। अब इसमें से कौन सा गलत है हमको ये कहना है, तो हमारे लिए एक मिनट यार, so the following statement is not correct about the significance of a stationary armature alternator. The output can be taken easily from the rotor winding. बहुत ही गलत, वही मैं सोच रहा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग यहाँ से आउटपुट
इजीली कहाँ से निकाल रहे हैं, स्टेटर वाइंडिंग से निकाल रहे हैं, है ना। ये स्टेशनरी वाइंडिंग थी, स्टेशनरी आर्मेचर से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि आप बहुत ही इजीली उसको रोटर वाइंडिंग से निकाल सकते हो, तो रोटर वाइंडिंग से हम लोग इजीली नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मतलब बी एक्चुअल में करेक्ट नहीं है यहाँ के हिसाब से, हमसे पूछ रहा है क्या करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस, ठीक है। देखो इतना हम लोग ने पढ़ा, उसके बाद भी कंफ्यूजन हो गया कहीं ना कहीं, ठीक, कोई नहीं, क्लियर है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, अ सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 600 volt by means of two winding transformer or an auto transformer. The ratio of weight of conductor material in the auto transformer with respect to two winding transformer is, देखो हम लोग को बता दिया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 200 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, 600 वोल्ट हम लोग इनपुट में दे रहे हैं, तो हम लोग को V1 V2 की वैल्यू मालूम है, ठीक है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, और इसका जो रेशियो ऑफ वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग को बताना है, ठीक। तो हम लोग के पास तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 माइनस N2 अपॉन N1, ठीक। क्या कह रहे हैं, वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 माइनस N2 अपॉन N1, ठीक। काफी सारे फॉर्मूलेज हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के, आपको हर एक फॉर्मूला वहां पे याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब ना मेरे पास N2 है ना मेरे पास N1 है, कैसे निकलेगा, बट हम लोग ये जानते हैं कि N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या होगा भैया, V2 अपॉन V1। V2 मतलब क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट क्या बोल रहा है ये, सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट मिलती है, मिल सकती है, अगर आप क्या दोगे, फ्रॉम अ सोर्स, सोर्स मतलब इनपुट ऑफ 600, तो 200 बाई 600 1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/3, 2/3, 2/3 को कोई दिख रहा है क्या, 2:3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ जी, क्या हो गया ये हो जाएगा 1/3/2, दैट इज 1/1.5, ऑप्शन 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 नंबर बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास जो डाटा मुझे होने चाहिए थे वो नहीं है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आपका ये क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। दिख रहा है आपको, कुछ नहीं किया मैंने, एक सिंपल फॉर्मूला है बस, ऑटो ट्रांसफार्मर वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 माइनस N2 अपॉन N1, या आप उसको बोलो 1 माइनस V2 अपॉन V1, जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह पुट किए, आंसर आ गया मेरा, ठीक। अब कई लोग ये आंसर लाने के बाद भी आंसर छोड़ देते हैं कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक। तो वो वहां पे क्या दिखती है, वहां पे दिखती है कि आपने सही तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाए, आपने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, अदरवाइज ये क्वेश्चन देख के कई लोग छोड़ देंगे, है ना। ये क्वेश्चन देखेंगे और स्किप कर देंगे, तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, क्वेश्चन काफी इजी था, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एस्टिमेटेड करंट टेकन बाय द प्राइमरी साइड if a single phase transformer with a voltage ratio of 440 upon 110 volt takes a no load current of 5 ampere at 0.2 power factor lagging and the secondary supplies a current of 120 ampere, ये 120 होना चाहिए था, at a power factor of 0.8 lagging, ठीक। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस ये दिख भी दिखे नहीं दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो अपन ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। गिवन दैट कॉस इतना इतना की वैल्यू 0.748, ठीक। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, काफी बड़ा है। इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ले लेता हूं पहले मैं,
ये इतने स्क्रीन में सॉल्व नहीं होगा। रोहित जी ऐड करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, ये मिला देते हैं। दिख रहा है ना? ठीक, क्या करना है भाई, अपने को फाइंड करना है, फाइंड द करंट टेकन बाय प्राइमरी साइड इफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है विद अ वोल्टेज रेशियो ऑफ इतना इतना टेक्स नो लोड करंट। तो मुझे दिया हुआ है आई नॉट, क्या क्या दिया है इसको लिखते चलते हैं। आई नॉट की वैल्यू है 5 एम्पियर, ठीक, एट ए लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.2, ठीक है। एंड द सेकेंडरी सप्लाईज करंट I2, I2 की वैल्यू दी हुई है 120 एम्पियर। अभी मैं इसमें एंगल वगैरह नहीं लिख रहा है ना, एट पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। तो 0.8 लैगिंग का मतलब जबकि हम लोग 36.86 हमेशा बार बार आते रहता है हमारे उसमें, तो अपने को पता रहता है कि ये एट एन एंगल -36.86 होगा, ठीक है। ठीक, और ये जो डायग्राम हमारा यहाँ पे था ना, ये जो डायग्राम है इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आई नॉट की जो एंगल है वो कितना है, तो 78.30 आ रहा है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ एट एन एंगल 78.30 डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है कि मैं ये 0.2 पावर फैक्टर लैगिंग को कैसे 78.3 लाया, वो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ये जो यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी ऑप्शन क्वेश्चन में जो ग्राफ बनाया हुआ है फेजर डायग्राम, उसमें दिया हुआ है ये चीज़, ठीक। इसको 36.86 की जगह 36.54 लिया, मैं 86 लेके सॉल्व कर ले रहा हूँ, क्लियर। मुझे मालूम है कि अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 क्या होगा, I1 हो जाएगा मेरा I1 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ I2 की साइड की करंट को ट्रांसफर टू सेकेंड प्राइमरी साइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा I2 डैश, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई नॉट प्लस N2 बाई N1 इंटू I2, ठीक है। क्या मेरे पास N2 बाई N1 है, नहीं, लेकिन मेरे पास V2 बाई V1 है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। N2 बाई N1 तो आप V2 बाई V1 भी कर सकते हो, तो आई नॉट प्लस V2 बाई V1 I2। ये क्वेश्चन ऐसा है जिस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि आप एग्जाम में देखें तो फॉर द टाइम बीइंग उस समय के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। इतने देर में अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता, पर ठीक, कोई बात नहीं, है ना। तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। ये क्या होगा, 5 एट एन एंगल 78.30 प्लस V2 बाई V1, V2 110 140, तो 110 बटा 440 1/4 120 एट एन एंगल 36.86, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा 5 एट एन एंगल 78.30 प्लस 30 एट एन एंगल -36.86, ठीक। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, करंट निकाल लेना। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये किस में दिया है, ये दिया है हमारा पोलर में। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में,
इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने रेक्टेंगुलर, ठीक है। वैसे तो आप फॉर्मूला बोलोगे तो ये क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस आई वाई जो रहता है a एट एन एंगल b अगर है तो x प्लस आई वाई एट एंगल थीटा होता है, तो ये x होता है a cos थीटा और y होता है क्या a sin थीटा। होता तो है लेकिन आपकी इसकी वैल्यू कहाँ से मालूम चलेगी, 78.30 की वैल्यू कहाँ से मालूम चलेगी, आपको 36.86 की वैल्यू कहाँ से मालूम चलेगी, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत होगा आपको इसको सॉल्व करने में, ठीक। मैं इसको एट प्रेजेंट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ। ए का वैल्यू क्या है 5 इंटू कॉस ऑफ 78.30 1, ये आ रहा है 1 प्लस आई इंटू साइन 4.86 78 4.89 जे प्लस 30 इंटू कॉस ऑफ माइनस 36.86, ये हो जाएगा 24.1 प्लस साइन ऑफ माइनस ये -17.99, ये मैं 18 कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जे के साथ है 24 25 ये हो गया प्लस 18 माइनस 4 लगभग 5, 18 माइनस लगभग 5 ये हो जाएगा 13। अब इसको करना क्या रहेगा, हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये ए स्क्वायर और रूट अंडर बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, सेवन नाइन्टी फोर तो है ही नहीं ऑप्शन में। 794 कुछ मिस्टेक हुआ है और वो मिस्टेक कहीं ना कहीं प्लस माइनस में हुआ है। एक मिनट, 18 प्लस 5 करूँ तो 22, ठीक है। ये मेरा प्लस में आ रहा है, ये आना चाहिए मेरा माइनस में, इस मीन दैट ये -78 होना चाहिए, -78 होना चाहिए, मतलब ये -78 होना चाहिए, ओके ठीक। लैगिंग था, मैंने माइनस नहीं लिया यहाँ पे, ये मेरे से देखो कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक। देखो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो गई है, दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो ये प्रॉब्लम आप वहाँ एग्जाम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये जो मिस्टेक आपसे अगर एक बार हो गई तो फिर आप जो बनाया वही आपके लिए आंसर है।
पर मुझे मालूम चल गया क्योंकि मैं एक तो यहाँ पे समय मेरे पास बहुत है। ये हो जाएगा आपका 23 के अराउंड, ये भी आपका 23 के अराउंड, और ये रूट अंडर लगभग 1140 के आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा जो हमारा, वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? ध्यान देना इन सब चीज़ों का, ये जो मिस्टेक मुझसे हो गई है आप ना कर दो एग्जाम में। बट इस क्वेश्चन से हमको ये समझ आता है कि पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे अपने को सॉल्व कर, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है सॉल्व करने का। दूसरा चीज़ ये कि आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, -78 को फिर इसमें कैसे लाओगे, है ना, पोलर को इस रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर को पोलर में। तो अगर कोई बंदा इसको सॉल्व करने लग गया तो वो अपना बहुत सारा समय वेस्ट करेगा, ठीक है, और एट द एंड हो सकता है उसका आंसर भी ठीक ना आए, सही ना आए। तो ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं, इन क्वेश्चंस को हमको क्या करना रहता है, इन क्वेश्चंस को हमको अवॉइड करना है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 16। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को अपने को अवॉइड करना है फर्स्ट। मतलब जब मैं एक बार पेपर बनाऊं तो पहले जो जैसे दिख जाए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, और ये आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये क्वेश्चन लंबा है, लेंदी है, ये आपको आइडेंटिफाई होगा आपके रेगुलर प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है। ठीक, क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पावर कंज्यूम्ड बाय 30 ओम रेजिस्टेंस रजिस्टर इज। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का सिंपल फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, है ना। क्या हो गया, है ना, है अपने पास पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, जो एप्लीकेबल हो जाए अपने, दोनों सही है। हमको पता है कि ये 300 वोल्ट है, ये 300 वोल्ट 10 के क्रॉस भी है, 300 वोल्ट 30 के क्रॉस भी है। इसका मतलब कि इसका वोल्टेज कितना है, 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 30। 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 10, 3000 वाट, 3000 वाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। क्लियर? चलो आगे। अगला कह रहा है इफ एन आइडियल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विद जीरो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर एन आइडियल, ठीक है, फॉर एन आइडियल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विद जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज 150 वोल्ट देन सेंडिंग एंड वोल्टेज वुड बी। भाई आप बोल रहे हो आइडियल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, और आप ये भी कह रहे हो कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब जितना आपने जो नो लोड वोल्टेज है उतना ही आपका फुल लोड वोल्टेज है, और क्योंकि आपने जो सप्लाई किया वही आपके एंड तक पहुंची है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही जो आपको रिसीविंग एंड पे मिल रहा है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 150 kV। ठीक है, तो ये हमारा आइडियल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विद जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास इसमें चीज नहीं है, बट लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या चीज है ना। पहली बात तो आपको ना इसका ABCD पैरामीटर भी पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि इसका जो पैरामीटर है एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, ABCD पैरामीटर क्या होता है ये आप बताओ। ठीक है ना, आंसर वही आएगा 150 ही आएगा। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉस्फर कोटेड स्क्रीन इन अ CRT। फॉस्फर कोटेड स्क्रीन जो रहती है उसका काम क्या है CRT के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर। CRT के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन बने थे इसमें, मतलब इस पेपर में। इट इज अ पार्ट दैट रेगुलेट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इट इज द पार्ट दैट जनरेट्स द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन गन करता है, इलेक्ट्रॉन गन करता है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली कैथोड करता है, उसके अंदर कैथोड और हीटर रहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो A और B जो दोनों है ना, ये दोनों काम किसका है, इलेक्ट्रॉन गन का है। ठीक, इट इज द पार्ट दैट मूव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये जो डायरेक्शन जो रहता है उसको चेंज करने का काम किसका रहता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स।
ये क्या है? डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। अरे क्या काम है, किसका काम है? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम है। तो इट इज द पार्ट दैट एमिट्स लाइट। ऑप्शन नंबर डी यही सही आंसर है ना। तो जो ए और बी है वो किसका काम है? वो जो इलेक्ट्रॉन गन की असेंबली रहती है, ठीक, जिसके अंदर एक्सेलरेटिंग एनोड वो सब वगैरह सब चीज़ लगे रहते हैं, वो रहता है हमारा जो कंट्रोल करता है क्या इंटेंसिटी होगी, रेगुलेट करता है, और क्या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करने का काम हीटर और कैथोड का होता है ना। दो टाइप के डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं हमारे पास, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, जो लाइन बीम ऑफ लाइट को ऊपर या नीचे, जैसे कि मेरे स्क्रीन है उसमें ऊपर या नीचे रहना है, और एक डिसाइड करता है कि उसको लेफ्ट या राइट साइड होना है, ठीक। और ये रहता है एट पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट दैट एमिट्स लाइट, तो ये लाइट एमिट करता है ना। वहीं पे आप सीआरओ के एंड में देखोगे लगा रहता है एक्वा डैग। एक्वा डैग, ये एक्वा डैग होता किसका है? ये होता है ग्रेफाइट का, है ना। लिक्विड ग्रेफाइट या ग्रेफाइट रहता है। अब आपका एक और होमवर्क है, आपका एक और होमवर्क है कि आपको ये पता करना है कि एक्वा डैग का पर्पस क्या है, काम क्या करता है ना, इसका काम क्या है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान है ये पीजीसीआईएल का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, है ना। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पेपर था या यूपीपीसीएल का पेपर था, दोनों में से किसी एक पेपर था जहां पे ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। चलें अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। 20th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लैक लिकर। ब्लैक लिकर, ब्लैक लिकर, इट रिटेन्स मोर देन 50% ऑफ बायोमास एनर्जी ऑफ द वुड। ये ब्लैक लिकर जो है ये है क्या चीज में? ये जो ब्लैक लिकर है ना, ये होता है जब हम लोग अपना पल्प से, मतलब ट्री से, ट्री पल्प से जब पेपर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो जो उसका जो रेसिडुअल सा बचता है वही होता है हमारा ब्लैक लिकर, ठीक है। वो ब्लैक लिकर जो होता है वो उसके अंदर क्या रहता है ना, 50% ऑफ बायोमास रहता है। तो ये जो है ये कह रहा है कि ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, ये हम लोग जान रहे हैं। दूसरी बात ये रहती है कि जब ये बनाया जाता है ना, तो ये जो इंडस्ट्रीज रहती हैं ये अपना जो वेस्ट मटेरियल दैट इज ये ब्लैक लिकर जो होता है इसको नियर बाई जो भी अपने वो हैं वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे पॉन्ड हो चाहे लेक हो, उसमें वो कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बट होता क्या है, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है किसके लिए? एक्वस एनिमल के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं उनके लिए टॉक्सिक होता है। इस वजह से इस पे बहुत सारी चीज़ें रिसर्च वगैरह की गई और ये मालूम चला कि इसके अंदर ना पोटेंशियल है कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो ब्लैक लिक्विड लिकर निकलता है इसके अंदर से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो वो जो एक्सट्रैक्शन का काम है ना, ये उसके अंदर से ये टॉल ऑयल निकलता है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है ब्लैक लिकर का। और इट इज़ नॉन टॉक्सिक, तो नॉन टॉक्सिक तो बिल्कुल नहीं है भाई, टॉक्सिक है, ठीक। तो कौन कौन से ऑप्शंस और यहाँ पे सही हैं? तो सही ये है कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड सी क्या है, हमारे सही ऑप्शन है, क्लियर। ये जो हम लोग कह रहे हैं ना, ये जो इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पेंट्स रहते हैं, वार्निश रहती है, ठीक, ये सब चीज़ों के हम लोग इसके अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो मुश्किल से ही किसी ने सॉल्व कर पाया होगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये जनरली टच नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन थे ये तो बहुत ही अजीब सा, बहुत ही विचित्र सा क्वेश्चन था। कोई बंदा अपनी जो कहना चाहिए कि एक जो नॉर्मल तैयारी करता है, नॉर्मल तैयारी का मतलब वो बढ़िया कोर्स लिया, पढ़ाई किया, उसने नोट्स वगैरह बनाए, कन्वेंशनल जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसने पढ़ा। अगर वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस पढ़ के ये एग्जाम देने आएगा, पीवाईक्यू लगा के एग्जाम देने आएगा, तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, ये तो थोड़े से फिर भी थोड़े से मतलब अजीब से क्वेश्चन है,
बट इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, है ना। टेस्ट सीरीज थोड़ी सी रहती है इस टाइप की, ताकि वहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर शुड बी डिजाइंड फॉर हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल विथ स्लो राइज टाइम, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विथ फास्ट राइज टाइम, लो एम्पलीट्यूड सिग्नल विथ फास्ट राइज टाइम। ये क्वेश्चन एक्चुअल में सीआरओ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। सीआरओ के अंदर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर और वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, और जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है हमारा, वो क्या रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विथ, आपका है क्या, ठीक 5 मिनट। ठीक, तो जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या रहते हैं, शुड बी डिजाइन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विथ फास्ट राइज टाइम, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विथ फास्ट राइज टाइम, ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली एक वर्टिकल एम्पलीफायर रहता है, तो वर्टिकल एम्पलीफायर रहता है, वो क्या रहता है, वो हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल विथ स्लो राइज टाइम, ये रहता है वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। वर्टिकल एम्पलीफायर के लिए ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए, तो अपना ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट सेशन है ना, सर आगे वेट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी हमारा 1 आवर के अबव हो चुका है, ठीक, तो बाकी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एट अ लीडिंग पावर फैक्टर द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अ अल्टरनेटर इज, तो लीडिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर रिएक्शन किसी अल्टरनेटर के अंदर कैसा होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, है ना, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग, होली मैग्नेटाइजिंग, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो होता कैसा है, देखो हम लोग इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, ZPF जीरो पावर फैक्टर लीड हो गया, ZPF लैग हो गया, ठीक है, 0.8 लैग हो गया एंड 0.8 लीड हो गया, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ इसको किसकी, ऑल्टरनेटर के लिए, ठीक है ना। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे जो ऑल्टरनेटर रहता है वो क्या रहता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। जीरो पावर फैक्टर के लिए क्या रहता है, जीरो पावर फैक्टर के लिए प्योरली मैग्नेटाइजिंग, प्योरली मैग्नेटाइजिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के लिए। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग के लिए प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक। 0.8 लैग एंड 0.8 लीड, तो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली लैग में क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक। सिमिलरली पार्शियली क्रॉस एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक। इसका जस्ट नीचे रहेगा ये भी, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। ये टेबल है, और अगर इसी टेबल को आपको क्या करना है, किसके लिए बनाना है, ये मैंने बनाया ऑल्टरनेटर के लिए, अगर आपको बनाना है मोटर के लिए, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर देना, इन दोनों को एक्सचेंज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो आंसर किसके लिए पूछा है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, वो बोल रहा है लीडिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर मतलब ये लीडिंग पावर फैक्टर है, क्या होगा, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली मैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करके आप ऑल्टरनेटर के लिए बनाइएगा, मतलब याद रखिएगा, सिमिलरली आपको मोटर के लिए भी याद रखना है। क्लियर, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये 22 क्वेश्चंस किए हैं, इसके आगे और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, टाटा बाय, जय हिंद।